हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जाम जो हुआ था वो जून 2023 में लिया गया था। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। तो क्वेश्चन मैंने तीनों ही लेवल का कवर किया है, यानी कि 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन की फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों में दी हुई है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल का लिंक है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं बता दूं कि मेंसुरेशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसमें फेज 11 के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अरिथमेटिक में आप बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके अलावा मैंने परसेंटेज कर दिया है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक पोर्शन मैंने कवर कर दिया। और बाकी ऐसे ही मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि एक हफ्ते में या 10 दिन में सारे कवर कर दूं, क्योंकि टाइम कंपेरेटिवली मुझे भी कम ही मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको प्रोवाइड करा दूं सोल्यूशन, ठीक है। बाकी अगर आपको जीएस की भी सोल्यूशन चाहिए तो देखो, जीएस की मैं कंप्लीट सोल्यूशन करा दूंगा। केवल मैं फेज 11 की बात कर रहा हूं। अदरवाइज किसी और एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम के जीएस की सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। क्वेश्चन जो है ये ग्रेजुएट लेवल पेपर का है, ठीक है। और फेज 11 के क्वेश्चन है जो 2023 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा देखो, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योमेट्री से जो पूछे गए थे वो अरिथमेटिक के कंपैरिजन में कम थे, ठीक है। अरिथमेटिक के कंपैरिजन में ज्योमेट्री कम पूछी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस साल भी अगर ये ट्रेंड बना रहा तो आपको एडवांस के बदले अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पिछले 1-2 और सालों के ट्रेंड देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। Also XR equal to 15 centimeter, XY equal to 25 centimeter, XS equal to 12 centimeter and XZ is 20 centimeter. We have to find the value of RS. ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम आपको बना देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये ट्रायंगल हो गया आपका, ट्रायंगल है आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। आर जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाई का मिड पॉइंट आर हो गया और एक्स जेड का मिड पॉइंट जो है वो आपका हो गया एस। अब इसमें इन दोनों को बोलेगा कि मिला दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं मिला देता हूं पहले, फिर आगे बात करेंगे। अब इसमें देखो क्या दिया गया है कि एक्स आर जो है 15 है, एक्स आर 15, ओके। एक्स वाई 25, एक्स वाई टोटल यहां तक की बात करें तो ये 25 हुआ। वैसे ही ये 12 दिया गया है और ये टोटल एक्स जेड जो है ये 20 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि आर एस की वैल्यू क्या रही होगी। ये एक चीज हमेशा याद रखो आप, ये अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगने का क्या मतलब हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम लगने का मतलब ये हुआ, ठीक है। जितनी भी चीजें दी हुई थी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब एक चीज समझ लो, देखो सबसे पहले चीज की एक यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रहा है, आप मिला लेना वैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि आर जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जो है वो एक्स और आर का डबल होगा। आर वैसे भी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि आर के लेफ्ट साइड में जितना डिस्टेंस है उसके राइट साइड में भी, यानी कि दूसरे साइड में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम जहां तक की मैं बात कर रहा था, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर इजिली अप्लाई होता और ऐसे में अगर आर एस की वैल्यू पूछता ना तो ये वाई जेड का आधा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आर एस जो वैल्यू होता है ये वाई जेड का आधा होता। या फिर आप एक्स आर की भी वैल्यू बात करो ये, तो ये एक्स वाई का आधा होता, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लग जाता है यहाँ पर। एक्स वाई आर एस का, सॉरी, आर एक्स का डबल होता और आर एक्स या फिर आर वाई ये दोनों ही बराबर होते और ये एक्स वाई का आधा होते। और वही केस यहाँ पे लगता और आर एस और वाई जेड में भी लग जाता। यहाँ पे चूंकि मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य बिंदु है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक है फिर ऐसे में,
क्योंकि मध्य बिंदु लिख दिया तो ये पूरी वैल्यू 30 होनी चाहिए थी और ये पूरी 12 का डबल 24 होना चाहिए था, 24। ओके, तो यहाँ पर पहला एक तो ये मिस्टेक है। अब रह गया बात कि जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो फिर ये मैं मान के चलूंगा कि ये चीज यहाँ पर गलती है या फिर मिस्टेक से इन्होंने लिखा है, क्योंकि मिड पॉइंट होने का अब सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि मिड पॉइंट होगा ही नहीं। ये 15 है और ये 25 है, तो मैं रेशियो बना लेता, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, और पैरेलल होने के कंडीशन में होगा क्या कि ये जो ट्रायंगल है, हालांकि अगर पैरेलल आप नहीं भी मान रहे हो तो रेशियो मिला सकते हो इसका। आप एक्स आर का एक्स वाई से रेशियो ले लो या फिर एक्स एस का रेशियो ले लो आप एक्स और जेड से। दोनों ही कंडीशन में ये देखो 3 पच्चे 15 और 5 पच्चे 25, तो 3 और 5 का रेशियो आ रहा है। यहाँ भी ये 3 और 5 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो 3 5 का आ रहा है। रेशियो सेम होने का मतलब कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एक्स आर और एस ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एक्स वाई और जेड के। और ऐसे में भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, यानी कि ये 3 5 का जो रेशियो चल रहा है वही 3 5 का रेशियो यहाँ भी चलेगा, यानी कि आर एस अगर 3 है तो वाई जेड कितना होगा, 5। ठीक है, हम ये अब मान के चलते हैं कि देखो जिससे हम 5 मान रहे हैं वो वाई जेड है। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता तो ये वाई जेड बटा 5 हो जाता। हमें आर एस बताना है, यानी 3 की वैल्यू बताना है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बटा 5 और वाई जेड होगा। तो 3 बटा 5 और वाई जेड जो है ये आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो मिस्टेक जरूर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी एंड ई एफ जो है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। ई रेखाखंड डी एफ पर एक ऐसा बिंदु है कि डीई और ई एफ का रेशियो 1:2 का है। डीई दिया हुआ है, बीसी किसके बराबर होगा। देखिए जैसा बोला गया है वैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आप देखें कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है अपने पास एबीसी, जिसमें डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और वैसे ही एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। और डी और ई को मिलाने पर डी और एफ को मिलाने पर डी एफ पर ई एक पॉइंट है। किस प्रकार का पॉइंट है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट डी एफ सच दैट डीई रेशियो ई एफ इज 1:2, यानी कि डीई और ई एफ में 1 और 2 का रेशियो है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि डीई अगर 4 है, डीई 4 है तो बीसी किसके बराबर होगा। अब देखो अभी मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाया था, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स हो गए लेट से एक्स एंड वाई, तो ऐसे में होगा क्या कि अगर ये छोटी वाली लाइन 1 है तो ये पूरी लाइन उसकी डबल यानी कि 2 मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये ऐसे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ए बी के बीच में ठीक स्थित है, वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर ये वाली लाइन 1 है तो ये पूरा कितना होगा, 2, और ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा। बस यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो अगर ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 3, और ये टोटल 3 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 डबल। और यही रेशियो यहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर सिमिलर है, समानुपाती है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से भी ये सिमिलर होगा। तो ये 3 और 6 है, तो यहाँ पर भी ये 3 और ये पूरा 6 बनेगा, और ये 3 और ये पूरा क्या बनेगा, 6 बनेगा। बात कहने का मतलब ये है। और हमें ये डीई की वैल्यू 4 दे रखी है, डीई यानी 1 की वैल्यू अगर 4 है तो बीसी बताना है, बीसी यानी 6 की वैल्यू 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू 24। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ट्रायंगल पीक्यूआर में एस और टी पीक्यू और पी आर भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीआरक्यू दोनों ही सिमिलर हैं। एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल बताना है। देखो अगर दोनों ये सिमिलर हैं और आपको पी क्यू आर दिया है, पी क्यू और आर, तो आपसे एस टी और आर पूछा जा रहा है। चलो पहले ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है। एक पी क्यू आर है, तो मान लो ये ट्रायंगल हो गया अपने पास पी क्यू आर, और एक है अपने पास, ये कह रहा है कि एस और टी जो है वो पी क्यू और पी आर पे हैं। पी क्यू और पी आर पर मान लो इस पर एस है और इस पर क्या है, टी है। इसको भी मैंने मिला ही दिया। अब ये कह रहा है कि पी एस टी, ये ट्रायंगल जो पी एस टी बना ये सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलर होने के केस में आपको एक एंगल दिया है 47 जो कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये एंगल दिया हुआ है, कितना है, ये 47 है। और आपसे जानना क्या चाह रहा है कि आप बता दो एस टी आर, एस टी और आर। अब देखो एक चीज आप समझ लो यहाँ पर कि अगर ये वाला 47 हुआ ये एंगल लेट से, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पैरेलल, जो आपने पढ़ा हुआ कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं
और एक तिरछी लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लें, और ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है, तो इन दोनों का जो सम होता है यानी कि योगफल x प्लस वाई, ये कितना होता है 180। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ कि देखो अगर ये 47 है, ठीक है, ध्यान से देखिए ये 47 है, तो ये एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगा, 180 और माइनस का 47 यानी कि 133, राइट। अब ये अगर 133 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 133। आप बोलोगे कि अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों लाइन ही पैरेलल हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप, दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये y है तो क्या ये वाला एंगल भी y नहीं होगा, यानी कि ये 47 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर। और चूंकि ये पैरेललिज्म का केस है, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर हम इजिली ये चीज बता सकते हैं। और ये आपका 133 अगर हो गया तो ये भी क्या होगा 133 होगा। एक मिनट, ये वाला ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पर बोला गया है आपको कि इन ट्रायंगल एबीसी अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। देखो पहले मैंने ये ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। एक लाइन आपको बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया जो एबी और एसी को इंटरसेक्ट करता है, तो मान लो ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया इसके, और ये एबी और एसी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे एस और टी पे। ये एस है और ये क्या हो गया टी। ए बी 8.3 है, ए से बी तक ये पूरा कितना है 8.3, ठीक है। बी सी 16.6 है, बी सी ये पूरा कितना है 16.6 है। आगे कह रहा है कि बी एस 5.3 है, बी से एस तक यानी कि ये 5.3 हो गया। तो हमसे एस टी पूछा जा रहा है कि एस टी कितना हो गया। अब देखो सबसे पहले आपको ये चीज दे दिया कि ये दोनों पैरेलल है ना, तो अगर एक ही ट्रायंगल में ऐसा लाइन खींचा गया हो और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। तो आप ये समझ लो कि ट्रायंगल ए एस टी जो है ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी और सी के। अब ऐसे केस में इसके जो साइड्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि सेम रेशियो में होंगे। तो भुजाएं समानुपाती होने के केस में बताओ अगर ये 5.3 है और ये पूरा 8.3 है, तो ये ए एस कितना हुआ। 8.3 माइनस 5.3 करोगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 हो गया और पूरा 8.3। तो हम रेशियो लिख सकते हैं कि ए एस का ए बी से क्या रेशियो है, और यही रेशियो यहाँ पर भी निकलेगा किसके साथ, एस टी का बी सी के साथ में। अब देखो ए एस कितना था अपने पास 3, और ए बी कितना था 8.3। एस टी हमें बताना ही है, बी सी कितना है 16.6। काट पीट लो, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू अब 3 टू जा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पांचवा का सही उत्तर ए। अब आते हैं हम 12th लेवल के क्वेश्चंस पे। ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू, एबी और एसी के मिड पॉइंट से। देखो मिड पॉइंट थ्योरम से और सिमिलरिटीज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर इन दोनों से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है और इस पर आप जरूर फोकस कर लें। क्वेश्चन है अपने पास की पी और क्यू, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो पहले मैं ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया, और मिड पॉइंट के केस में मुझे लगता है कि आगे फिर से लाइन खींचना ही पड़ेगा। ये पी और ये क्यू और ये ए बी और सी। आगे बोला गया है कि आर रेखाखंड पी क्यू पर एक पॉइंट है, पी क्यू पर एक पॉइंट लेट से आर हो गया। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये 1 है और आर क्यू क्या है 4 है। अब ये कह रहा है कि पी आर 5 है, यानी कि एक की वैल्यू को 5 बोल दिया गया, और बी सी कितना है। चूंकि अब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि इसका डबल हो जाएगा। ये अगर 4 और 1 5 है, या देखो एक की वैल्यू अगर 5 है, या ऐसे भी निकाल सकते हो कि 4 और 1 ये टोटल 5 था, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10। और एक को अगर 5 बोल रहा है तो 10 को 50 बोलेंगे। एक की वैल्यू 5 तो 10 की वैल्यू 10 गुना 5 50। ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही उत्तर है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन समझ आ रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है ना, अगर नहीं किया है अभी तक तो। अगला सवाल है, त्रिभुज PQR में आपको ये सब दिया हुआ है, ये दिया है, ये पूछ रहा है। देखो मान लो ट्रायंगल PQR मैंने बना ही लिया, ठीक है ना। ये मान लो मैंने बना दिया PQ और R। अब इसमें ये कह रहा है कि साइन P की वैल्यू 3/5 है। P मान लो ये थीटा है, साइन P की वैल्यू अगर आपको 3/5 दिया गया है, आपको पता है कि साइन P/H होता है।
इसका मतलब कि P इस थीटा के हिसाब से P कौन होगा, इसका सामने वाला, यानी कि QR कितना हो गया आपका 3, और H का मतलब कि Q के सामने वाला, ठीक है ना। अगर Q के सामने ये लाइन है तो इसकी वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखो एंगल Q हमसे पूछ रहा है कि एंगल Q कितना है। देखो हालांकि ये चीज हम ऐसे भी समझ सकते थे, ये आंसर तो आप समझ ही गए हो कि आंसर ए होने वाला है यहाँ पर दूसरे का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, हालांकि मैं पहले से समझ गया था, इसीलिए मैंने जब ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन अगर लेट से नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, पहले हम जनरल जैसे ट्रायंगल बनाते हैं वैसे बनाते हैं कि ये मान लो हमारा P है, ये Q है और ये R है। अब साइन P अगर हमसे पूछा गया है तो मैं बोलूंगा दोस्त कि अगर साइन P बताना है तो साइन की वैल्यू P बाई H होता है। तो P के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर यानी कि QR, और H के सामने वाला क्या होता है, H होता है आपका 90 डिग्री के सामने वाला या फिर सबसे बड़ी साइड। तो QR के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो मैं छोड़ भी देता, क्योंकि ये तो आपका हाइपोटेनस ही होता है हमेशा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है ऊपर 3, यानी कि वो QR की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो यहाँ से आप समझ जाते हैं कि अगर ये 3 है ये 5 है तो एक वैल्यू 4 होगा, और 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो ऐसे में जो Q है वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का मतलब पाई/2। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, दो त्रिभुज PRS और DEF समरूप हैं। एक हो गया आपका PRS और दूसरा ये हो गया DE और F, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जिनके परिमाप 36 और 40 हैं, DE की लंबाई दिया है, PR पूछ रहा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, या फिर साइड यानी कि भुजा, या फिर हाइट यानी कि ऊंचाई, या फिर मीडियन यानी कि माध्यिका, या फिर एल्टीट्यूड कह लो आप, या फिर अगर वहां पर रेडियस की बात की गई हो किसी तरह की तो रेडियस, या फिर किसी भी टाइप का लेंथ, ठीक है ना। इन सब का रेशियो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो। और अगर इन्हीं का स्क्वायर आप निकाल लो ना, इनका स्क्वायर निकाल लो, तो जो रेशियो निकल के आता है वो होता है एरिया का रेशियो, ठीक है, एरिया का रेशियो निकल के आता है, ये ध्यान रखिए। तो बस यही काम यहाँ पर करना है। अगर पेरीमीटर का रेशियो पता है तो सेम रेशियो साइड का भी होगा। एक का पेरीमीटर 36 है और एक का पेरीमीटर कितना है 40, तो इनका रेशियो अगर निकालोगे तो ये 9 चौके 36 है और ये 10 चौके 40, 9 और 10 आ गया। अब अगर ये पेरीमीटर का रेशियो है तो साइड का भी यही रेशियो होगा। अब एक की साइड आपकी 10 दे रखी है डी यानी कि दूसरे वाला को, तो 10 की वैल्यू अगर 10 दे रखा है तो 9 की वैल्यू फिर 9 ही रह जाएगी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया एक का, ठीक है ना। अगले और आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एक समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से एक 16 और दूसरी 12 सेंटीमीटर है। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इतना है तो अन्य दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना ही देता हूं, ठीक है। मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें से कोई दो समांतर भुजाएं ऐसी हैं जिनकी साइड दे रखी है 16 और 12। मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये दे रखी है हमें, ठीक है, 16 और ये दे रखी है 12, ठीक है ना। एक जो है वो 16 है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 दे रखा है, यानी कि अगर मान लो ये और ये हम ले लेते हैं तो इनके बीच की लंबवत दूरी, ये जो है आपका हाइट, ये 24 दे रखा है। तो बाकी जो दो समांतर भुजाएं बची यानी कि ये वाली, इनकी हाइट क्या होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो हमेशा याद रखो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, ये होता है आपका बेस और इंटू का हाइट। तो अगर मैं बेस मानता हूं 16 को, तो हाइट हमें क्या लेना होगा, जो इस पे हाइट है दैट इज 24। और अगर मैं बेस लेता हूं 12 को, तो ऐसे में हाइट ये वाली लाइन होगी जो हमें नहीं पता है, बस इसको काट पीट के हाइट निकाल सकते हैं हम। तो ये 12 से 12 दूना 24 कट जाएगा, और ये 16 दूना 48, ठीक है, 16 दूना 32, सॉरी 32 इज द आंसर। ऑप्शन डी फिर से अपना सही उत्तर है।
और इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। बाकी आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो सॉल्यूशन, और वीडियो आपको पसंद भी आया हो और आपने लाइक भी कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। अब नेक्स्ट मैं फिर से करने वाला हूँ, अरिथमेटिक का चैप्टर सॉल्व करूंगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं या नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम जरूर से कमेंट करें और यस नो में अपना जवाब दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमारे एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप हैं तो मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए।